अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे हम जून 2026 तक तमाम सरकारी अदायगियां जो है वो डिजिटाइज हो जाएंगी, यानी कि ये बात हो रही है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की, कैशलेस इकॉनमी की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव, खासकर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, और यहाँ से हमने देखा कि गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कहा कि अब तमाम जो एक पेमेंट सिस्टम है, यानी जो तमाम पेमेंट जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी होंगे, और ख़ासकर जो कि हमने देखा कि डिजिटाइजेशन के ऊपर फ़रोग़ देने की बात हो रही है। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे कि जून 2026 तक तमाम चीज़ जब डिजिटाइज हो जाएंगी तो उस वक्त जो हमारे टैक्सेशन का निज़ाम होगा या हमारे पास जो एक डॉक्यूमेंटेशन होगी वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी और हमारा जो एक टैक्सेशन सिस्टम है वो कितना बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे और यूरोपीय यूनियन के हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान में पानी, पावर के सेक्टर और ख़ासकर रेलवे के मंसूबों में जो उनका ताउन है या उनकी जो एक इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से उन्होंने अज़्म का इजहार किया है कि एक इंटरेस्ट शो किया है। ख़ासकर पाकिस्तान में ये तीनों जो एक एस्पेक्ट्स हैं इनके ऊपर काम भी होगा और इसके ऊपर काफ़ी तवज्जो भी दी जाएगी। आज ये भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर जो एक टेक्सटाइल सेक्टर है इसके ऊपर एक एम्फसाइज करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यूएस के साथ हमारे जितने टेक्सटाइल के हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और साथ साथ इस चीज़ को भी मेक श्योर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें इजाफा देखा जाए। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, टेक्सटाइल की बात करते हैं, तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ऑलरेडी एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 70% ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो हम टेक्सटाइल से जो है वो अर्न करते हैं। तो इसी का इम्पैक्ट, और ख़ासकर जब हम यूएस मार्केट की बात करें तो इट मीन्स कि यहाँ पे मज़ीद हमारे लिए एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। ऑफ कोर्स हम यूरोप की बात करें, यूरोपियन मार्केट्स के हवाले से तो जीएसपी प्लस स्टेटस हमारे पास है, उससे भी हमें बहुत फ़ायदा है टेक्सटाइल सेक्टर में। और वहीं हमारे पास जो ये ऑप्शंस भी खुल जाते हैं कि अब यूएस मार्केट्स के टैरिफ के बाद जो है वो और डोर न्यू जो है वो ओपन हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे और आईटी सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। 2 मंथ्स के नंबर इतने फिनोमिनल आए हैं, यानी कि तकरीबन $691 मिलियन की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है आईटी की एक्सपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर ये बात वाज़े होना ज़रूरी कि सिर्फ हमारे पास जुलाई एंड अगस्त 2 मंथ्स के नंबर इतने ज़बरदस्त आए हैं, तो जब पूरा ईयर होगा तो उसके बाद जो नंबर्स क्यूमुलेटिव आएंगे तो कितने ज़बरदस्त आएंगे। तो आईटी के हवाले से बात करेंगे, एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान में आईटी बरामदात मुल्की मईशत के लिए एक उभरता हुआ सुतून है। आईटी का शोबा वतन अजीज के लिए मुस्तकबिल में पायदार तरक्की और मईशत के डिजिटल बुनियादों को मजबूत बनाने का बेहतरीन जरिया है, जो मुल्की बरामदात को मुतनव्वो और आलमी मुसाबकती तकाजों से हम आहंग कर रहा है। रवा माली साल के इब्तदाई 2 माह जुलाई अगस्त में आईटी बरामदात में 18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो बढ़कर $691 मिलियन तक पहुँच गयी, जबकि गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में ये $584 मिलियन थी। ये शोबा टेक्सटाइल और चावल के बाद मुल्क का तीसरा बड़ा बरामदी शोबा है और खदमात की बरामदात में सबसे ज्यादा हिस्सा रखता है। माहिरीन के मुताबिक आईटी बरामदात न सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा कर रही हैं, बल्कि करंट अकाउंट खसारे को कम करने और मजमूई माशी इशारियों को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। आईटी शोबे की तरक्की में फ्रीलांसर्स का किरदार भी खासा नुमाया है, जो तरबियती प्रोग्रामों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए आलमी मंडी में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। उनकी बढ़ती हुई तादाद न सिर्फ आईटी आमदनी को सहारा दे रही है, बल्कि पाकिस्तान को आलमी डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने में भी मददगार है। माहिरीन तजवीज़ करते हैं कि हुकूमत बरामदी अहदाफ के हुसूल के लिए पॉलिसी तसलसल बरकरार रखे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को साजगार बनाए और तवील मुद्दती हिकमत अमली अपनाए, ताकि पायदार माशी तरक्की का हुसूल मुमकिन हो सके। रिपोर्ट आपने देखी, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज़, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब। आप एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ये बताइए कि हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर में एक फिनोमिनल नंबर जनरेट हो रहे हैं और आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त देखी जा रही है। जस्ट 2 मंथ्स के नंबर हमारे पास तकरीबन $691 मिलियन रिकॉर्ड किए गए हैं। क्या समझते हैं पूरा साल कितना ज़्यादा बेहतरीन होगा? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल अचानक ऐसा महसूस हो रहा है। हालांकि आप ही के प्रोग्राम में गुज़श्ता बरस भी ये बात होती रही कि हमारा जो आईटी का शोबा है इसमें बड़ी गुंजाइश है और पाकिस्तान से अगर हम चाहें तो आईटी के हवाले से
जो हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ा टेक्सटाइल है उसके टक्कर में बराबर आ सकते हैं। अब महसूस ये हो रहा है कि शायद हमने डायरेक्शन सही कर ली है, या जो हर्डल्स थी आईटी के हवाले से लोगों को वो ख़त्म कर दी। ये जो इंटरनेशनल बिजनेसेस थे हमारे आईटी के, उसमें जो बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ थी वो ख़त्म कर दी। यानी ऐसा हुआ है कि अब आप देखें कि लास्ट ईयर इसी टाइम में 584 की जगह 691, इट्स ए बिग 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 डेवलपमेंट। प्लस ये है कि 18% 2 महीने में जंप कर देना मजाक नहीं है। और इस हवाले से हम समझ सकते हैं, अभी ये तो इब्तदा है, जुलाई अगस्त आपको पता है बिगनिंग ऑफ द कमर्शियल ईयर जो है अपना तिजारती साल शुरू होता है। तो इस हवाले से अगर हमने इस पे फोकस किया और इसमें और मज़ीद ढील दी या छूट दिया, क्योंकि देखिए इसमें जो सबसे बड़ा मसला है दो है। एक तो ये कि आईटी को जो हम जो सहूलतें प्रोवाइड करती हैं यानी इंटरनेट की सर्विस या ऑनलाइन की सर्विस वो है, प्लस दूसरी ये है कि जो इनके ज़र मुबादला बाहर से आता है उसमें बहुत सारी, वो तो खैर अब प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म से हर चीज़ डिजिटलाइज होती जा रही है तो वो तो कोई इशू नहीं, लेकिन इसमें अगर हमने इसको कंट्रोल किया और इसको सही न, क्योंकि देखिए ये हम हर बार प्रोग्राम में ये बात बहुत फ़ख्रिया कहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है या चंद एक मुल्क में से है जहाँ नौजवानों की आबादी ऑलमोस्ट 2/3 है, यानी 62-64% है जो, और ये हमारे पास इसके तलाश में है कि कोई ऐसा रास्ता मिले, कोई ऐसा रुख मिले, कोई ऐसे डायरेक्शन मिले जहाँ ये अपनी जहानत से काम कर सके। तो वो जहानत मेरा अपना ख्याल है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ के अलावा आईटी एक वाहिद शोबा है जहां हम अपने बिल्कुल वर्जिन बच्चों को यानी 18 साल 17 साल 16 साल क्लास 7 8 9 से ही इसमें दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में इस वक्त ये पता चल रहा है कि आईटी जो है ये बुनियादी तौर पे कोई सिस्टमैटिक बुक की एजुकेशन रटने वाली हुकूमत या तारीख़ जोग्राफिया नहीं, बल्कि इट इज़ ए ब्रेन स्टॉर्मिंग जब बच्चे करते हैं तो खुद ही सीखते चले जाए। तो अगर आईटी से हमने फ़ायदा उठाया जैसा कि आपने अभी खुद कहा, तो मैं समझता हूँ कि इस साल के एंड में यानी अगले साल जून तक हम इसका रिज़ल्ट कई 5 6 8 गुना बहुत ज़्यादा देखेंगे। फातमी साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आईटी के अंदर एक पेनिट्रेशन देखी जा रही है। वहीं हमारे पास हम कह सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी एक चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूएस मार्केट के साथ हमारी जो एक अपनी एक एफिलिएशन बहुत ज़्यादा है। वहीं हमारे पास हमने देखा कि पाकिस्तानी सफ़ीर हमारी जो एक कंट्री की टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से इसको फ़रोग देने के लिए, इसके एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। इसके हवाले से ही बताइएगा, हमारी यूएस मार्केट के साथ जो अपनी एक इस रीजन के अंदर टैरिफ के बाद जो एक इम्पैक्ट आया है, तो हम इससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और दूसरा ये कि टेक्सटाइल के अंदर अब जब जीएसपी प्लस स्टेटस भी है, हमारे पास ऑर्डर्स भी हैं, ऑल्दो के कपास के हवाले से भी हमारे पास जो है वो हम कह सकते हैं कि इस बार न्यूज़ इतनी बुरी नहीं है, यानी कि तकरीबन जो है वो हमारे पास 40% कपास जो है वो बेहतर है और सैलाब से भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो इसके हवाले से ज़रा बताइएगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखिए बात चीज़ें जो है ना, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी पॉजिटिव हो और अगर उस पर फोकस किया जाए तो बहुत सी चीज़, जापान में लोहा नहीं होता है, सबसे ज़्यादा कार और ऑटोमोबाइल उन्हीं के यहाँ होता है। बांग्लादेश में कपास नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पता है कि पिछले दिनों पिछले 5 6 8 साल में चाइना के बाद सबसे बड़े एक्सपोर्टर बांग्लादेश में से थे। तो पाकिस्तान में ठीक है कपास की कॉस्ट ज़रा प्रॉब्लम हो रही है, कम है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल के ब्रेन्स बैठे हुए हैं, जो लोग पुराने वर्कर्स जो बैठे हैं, जो कई अशरों से इस पे काम कर रहे हैं 47 के वास्ते, और जो बाहर से आए और यहाँ सेटल डाउन हुए, उनके यहाँ टेक्सटाइल जो है ये बुनियादी बिजनेस का समझिए वो है, हब है। दूसरी बात ये समझ लें आप कि जो कॉटन है यानी सूत जिसको हम कहते हैं, ये हमारे यहाँ सदियों की रवायत है। अगर हम पिछली तारीख में भी जाएं तो हमारे यहाँ रेशम और कॉटन जो है उसके लिए मुसलमान बहुत मशहूर रहे हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो पूरे पंजाब में आप देखिए कि जैसे फैसलाबाद ऐसी जगह है या दूसरी और जगह है सरगोदा है, इसी तरह कराची आपको पता पूरा साइट का एरिया और इलाके जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेपना। आज भी हमारे यहाँ जो कॉटन है, जो 4 5 6 टॉप के ब्रांड हैं, उनका मुकाबला अड़ोस पड़ोस के ममालिक में नहीं हो सकता। यानी लाख कोशिश के बावजूद जो बेस्ट कॉटन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मर्दों के और औरतों के दोनों बेस्ट लॉन जो हम बना के दे रहे हैं। अच्छा,
प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे हर्डल्स थी जिसकी वजह से हम यूरोपीय यूनियन में नहीं दाखिल हो पा रहे थे, यूरोप में, और बहुत से टैरिफ के मसाइल थे जिसके से अमेरिका में नहीं रहा। अब वो बहुत आसानियाँ अल्लाह ताला ने दी हैं, अमेरिका का भी हाथ नरम है, उन्होंने दरवाजे हमारे लिए खोले हुए हैं। ये बेहतरीन वक्त है कि जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें सिर्फ एक चीज़ बहुत अहम है कि जो टेक्सटाइल में हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चाहिए कि अपने मज़दूरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ फराहम करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो तनख्वाहें दें। क्योंकि देखिए स्पिनिंग है और उसके बाद कॉटन जीनिंग है, उसके बाद कॉटन मेकिंग है, उसके बाद कॉटन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, टॉवेल है, रेडीमेड गारमेंट्स है, बच्चों, ये सब में हम लोग बड़े एक्सपीरियंस हैं। हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं। इत्तफाक से पिछले 5-6 साल में हमारा टेक्सटाइल का ग्राफ बहुत नीचे चला गया, किसी वजह से भी सही, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन अब जब हमें डायरेक्शन मिल गया, अमेरिका इज़ द बिगेस्ट जिसको कहते हैं बिजनेस पार्टनर है पाकिस्तान का। अमेरिका से नरम हो जाना पाकिस्तान के लिए एक खुश आइंद अलामत है, और मैं समझता हूँ अगर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग चाहें तो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा फातमी साहब, हम देख रहे हैं कि आपने थोड़ा सा जब अमेरिकन मार्केट के हवाले से बात की, हमारे पास यहाँ यूरोपियन यूनियन के हवाले से भी जो है वो चीज़ें ओपन अप होते हुए दिखाई दे रही हैं। ख़ासकर हम देख रहे हैं पावर सेक्टर के अंदर, वाटर के हवाले से, और ख़ासकर रेलवे प्रोजेक्ट्स जो है न्यू सामने आ रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन इज़ वेरी कीन टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। और दूसरा ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी बात करेंगे। तो क्या समझते हैं आप, कितना हमारी जो एक ख़ित्ते के अंदर और ख़ित्ते से बाहर भी जो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? और ख़ासकर हमने ये वीक भी देखा है, एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान ऑलरेडी इससे जो है वो हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। बिजनेस कम्युनिटी बहुत कॉन्फिडेंट है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये तमाम चीज़ें कैसे देखते हैं आप? आपको पता ही है कि परसों बुध को पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का अहम शोबों के ऊपर काफ़ी सीरियस डिस्कशंस हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान जुमरात को ब्रसल्स में जो बेल्जियम का कैपिटल है वहाँ मुलाकात हुई, सियासी मुकालमे के 10वें दौर का इनकाद किया गया। अच्छा, ये भी समझ लें आप कि यूरोपीय यूनियन जो है वो बहुत सारे मामलात में बहुत ज़्यादा आप समझे चूज़ी है, बहुत हिसाब किताब से, बहुत सिलेक्शन के साथ, बहुत छानबीन के। अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उस मार्केट में, और वो जो एतमाद शेख हो गया था वो ख़त्म हो गया। अब एतमाद की वो मंजिल है जहाँ यूरोपीय यूनियन से न सिर्फ हमारे यहाँ सरमायाकारी की बात हो रही है, बल्कि वो हर तौर से हमारी हेल्प करने को भी तैयार है। आपको पता हो कि जो अभी मीटिंग हुई है ब्रसेल्स में, उसमें पाकिस्तान की वफद की क़यादत जो है हमारी खारजा की सफ़ीर जो आमना बलोच ने की है, उनकी तरफ से जो है सेक्रेटरी जनरल ओलाफ सगोग ने किया। ये इस बात की अलामत है कि इसमें गोया हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये मुलाकात आप समझिए जो स्ट्रेटेजिक मीटिंग वो हुई थी, अपने इंगेजमेंट प्लान जो 2019 में हुई थी, उसी का गोया ये हिस्सा है। अब आप समझिए कोई 6 साल के बाद, 1900 के बाद, अब ये दोबारा रीएक्टिवेट हुई है। और यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक, ज़ाहिर है बहुत बड़ा, यानी अमेरिका के बाद आप समझिए बेल्जियम जो है दूसरा बड़ा हब है पूरी दुनिया में ट्रेड का। तो वहाँ से हमारे जो ताल्लुकात हैं और वहाँ से जो हमारे रास्ते खुल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जनूबी एशिया, क्योंकि इस इजलास में जनूबी एशिया से लोग मौजूद थे, वशर्क़ वस्ता से मौजूद थे, यूरोप से मौजूद थे, तो इससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और यूरोपीय यूनियन में दाखिल हो गए तो हमारी ट्रेडिंग की जो दुनिया है उसमें हमारा एक नुमाया मुकाम होगा। अच्छा फातमी साहब, हम ये भी देख रहे हैं जहां आईटी सेक्टर पे हमने इंट्रोडक्शन में जो है वो बात की, और काफ़ी एक अच्छा हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट के नंबर्स का जनरेट होना, काफ़ी डिटेल्ड यहाँ पे ग्रोथ होना वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है। वहीं हमारे पास डिजिटाइज होने के इम्कानात भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है कि कैशलेस इकॉनमी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये इनिशिएटिव लिया कि आने वाले दिनों में जितनी पेमेंट्स हों तमाम आउटलेट्स पे QR कोड को वाज़े किया जाए। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर काम हो रहा है। वहीं हमारे पास एक डेडलाइन भी दे दी गई है कि जून 2026 तक तमाम जो हम कह सकते हैं सरकारी अदायगियाँ होंगी, यानी कि गवर्नमेंट पेमेंट्स होंगी, वो डिजिटाइज होंगी और वो कर दी जाएंगी डिजिटाइज। ये गवर्नर स्टेट बैंक ने जो है वो अब बता दिया है। तो इसके हवाले से बताइएगा कितना ज़्यादा ये डॉक्यूमेंटेशन को फ़रोग देगा, वाइट इकॉनमी की तरफ पाकिस्तान जाएगा, और ट्रांसपेरेंसी का जो एक एस्पेक्ट है ना वो एक्सप्लोर हो जाएगा।
میں آپ سے کہوں گا کہ یہ بہت بڑا قدم ہے جو پاکستان کو پچھلے 77-78 سال میں یعنی ہم سوچ رہے تھے کہ کیسے ہم جو ہے ٹرانسپیرنسی کیسے پیدا کیا جائے، کیسے کاروبار کو سفید کیا جا سکے، کیسے جو منی لانڈرنگ روکی جا سکے، کیسے اسمگلنگ روکی جا سکے، کیسے رشوت ستانی روکی جا سکے. اس پہ ہم نے ظاہر ہے ہر حکومت اپنے طور پہ کام کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے پوری دنیا میں جہاں ایک طرف کام کرتی ہے دوسری طرف اس کے لوپولس ہوتے ہیں. اس حکومت نے جو یہ ڈٹ کے بڑا اس بار سمجھے آپ کے کافی ٹف فیصلے کیے ہیں انہوں نے، اور بہت تیزی سے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف قدم اٹھایا. نارملی ہمارا یہ خیال تھا کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اٹ ول ٹیک کپل آف ایئرس، لیکن ایسا نہیں ہوا، بالکل فوراً کیا. اور اب جب ڈیڈ لائن دے دیا کہ جون 2026 میں تمام صوبائی اور وفاقی جتنا بھی ڈیلنگ ہے، اب ضرورت نیکسٹ اسٹیپ میں یہ ہے بہت اہم، کیونکہ ہمارے ہاں صرف مسئلہ سرکاری نہیں ہے بلکہ بے شمار جو پرائیویٹ پیمنٹس ہیں جو آپس میں پیمنٹ ایسے میں ایک بات بتاؤں بہت بہتر ہوا. میں اگر آپ ریسٹورنٹ میں چلی جائیں یا چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ چلی جائیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیش دیں گے یا کریڈٹ کارڈ دیں گے. اجے تو میں شروع میں مجھے بھی حیرانی، پھر میں نے پوچھا فرق کیا، انہوں نے کہا اگر آپ کریڈٹ کارڈ دیں گے تو آپ کا ٹیکس کم ہو جائے، یعنی آپ کی بچت ہو جائے. یہ صحیح انکریجمنٹ جو فرمایا ہے آپ نے یہ فاطمی ہر صاحب، سطح پہ یہ ہونی چاہیے. چینج انکم ہے ٹیکس اور پیمنٹ یہی ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہمیں جو ہے وہ ایک تھوڑا کرتے ہوئے دکھائی دے گا. آف کورس ٹرانسپیرنسی کی طرف جانا ہے، ڈاکیومنٹیشن کی طرف جانا ہے، اور یہ تمام چیزیں گورنمنٹ کی جانب سے انیشیٹ کیے جا رہی ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں خوشحالی آئے، تاکہ آنے والے دنوں میں ڈاکیومنٹیشن اور ٹیکسیشن کے سسٹمز میں جتنی زیادہ ایک ٹرانسپیرنسی ہوگی اتنا ہی ایک پاورفل اکانومی ہوگی. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں ریکوڈک کے حوالے سے. ریکوڈک پروجیکٹ کے لیے تقریباً $7.7 بلین کا پیکج جو ہے وہ اپروو ہو چکا ہے. دس از اے ویری گڈ سائن کہ اب آنے والے دنوں میں ہمارے لیے ریکوڈک کے حوالے سے بہت ساری انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز جہاں بڑھ رہی ہیں، وہیں یہاں پر ریلوے ٹریکس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. تقریباً 1350 کلومیٹر ریلوے ٹریک، طویل ریلوے ٹریک جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی ایک دیکھا جا رہا ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ کام ہوگا. خاص کر یہ دیکھا جائے گا تمام جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں اس کو کیسے الائن کیا جائے، اور اب اس کے فروٹس جو ہے وہ آنا شروع ہوں گے تو اس کے بعد پاکستان میں کتنا زیادہ ایک اکانومی پہ امپیکٹ ہوگا. آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اور آپ کو بتائیں یورو بانڈ کے حوالے سے تقریباً $50 کروڑ کے یورو بانڈ کی بر وقت ادائیگی کے انتظامات ہو چکے ہیں، اور آج اس کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. ایک اور گڈ نیوز آپ کو دینا ضروری ہے، وہ یہ کہ جہاں ہم نے اٹک کے اندر آئل اینڈ گیس کے حوالے سے ڈسکوری کی نیوز آپ کو دی تھی، وہیں ہمارے پاس اب یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ جو اٹک میں آئل اینڈ گیس کے جو ایک پروجیکٹس ہیں اس کے وہ آپریشنل ہو چکے ہیں، یعنی کہ اس سے جو ہے وہ فائدے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو آج یہ بھی بات کریں گے کہ پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس سے کتنا زیادہ ہماری جو ایک ڈیمانڈ ہے اس کو کور کرے گا، امپورٹ بل پہ کیا امپیکٹ ہوگا، آج یہ بھی بات کریں گے ہم. اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سیلاب کے باوجود جو کاٹن کی پروڈکشن ہے اس میں تقریباً 40% کا اضافہ دیکھا گیا ہے. اٹس اے ویری گڈ سائن فار دی اکانومی کہ ہمارے پاس کاٹن کے حوالے سے بھی گڈ نیوز موجود ہے، اور اپارٹ فرام فلڈ پھر بھی ہمارے پاس جو پوٹینشیل ہے وہ موجود ہے. اور ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. آج مارکیٹ میں آل ٹائم ہائی 1,59,000 ہسٹورک ہائی جو ہے وہ اچیو ہوا ہے، اور ہم کلوجر میں بھی دیکھ رہے ہیں 1,58,000 کا کلوجر ہوا ہے. اٹ مینس اٹس اے ویری گڈ سائن. ویک کے اینڈ میں فرائیڈے کے دن اور ایک بہت اچھی کلوزنگ ہوئی ہے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. وی ہیو اے گیسٹ اوور زوم. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی فرید خواجہ صاحب. آپ بزنس مین بھی ہیں اور کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ بھی ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم علی. ویری وارم ویلکم ان دا شو. علی سب سے پہلے یہ بتائیے علی سب سے پہلے یہ بتائیے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے لاسٹ میں نے ٹاپک یہی چوز کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ایک پازیٹیو، ایک آپٹمزم، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ونس اپون اے ٹائم جب آپ نے کہا تھا شو میں کہ اسٹاک مارکیٹ میں بہت پوٹینشیل موجود ہے، اور اس وقت ہم سوچتے تھے کہ مارکیٹ 50,000 کو بھی ٹچ نہیں کر رہی ہے، اینڈ اٹ از ناؤ 1,58,000 جو کہ آج انٹراڈے ہائی میں ٹچ کیا اور کلوزر میں ٹچ کیا 1,58,000. کیا کہیں گے؟ جی آپ نے بالکل درست بولا کہ اسٹاک مارکیٹ ریفلیکٹس دا پرفارمنس آف دا اکانومی، اور آپ نے جو ساری چیزیں اپنے انٹروڈکشن میں بولی کہ پاکستان میں اس وقت ہم نے جو فورن ڈیٹ ہے اس کی بھی ری پیمنٹ کر رہے ہیں، ملک کے اندر انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہے، پوٹینشیل ہے مائننگ کے اندر، آئل اینڈ گیس کے اندر.
اور خاص طور پہ جیو پولیٹیکلی جو ہماری ونز ہوئی ہے، ایک بھارت کو ہم نے اپنے کنٹری کو ڈیفینڈ کیا، ان کو ہم نے ان کے ایگریشن کو ہم نے روکا. اس کے بعد جو 2 دن پہلے جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ہسٹوریکل رائٹ. ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے دے آر ریفلیکٹڈ ان دا اسٹاک مارکیٹ، اور اسی کی وجہ سے اسٹاک پرائسز آر گوئنگ اپ. اور میرے خیال میں دس ول کنٹینیو بیکاز ان ساری جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جیو پولیٹیکل ریلیشن شپ، فارن ریلیشن شپ، ان کا ابھی امپیکٹ پاکستان کی کمپنیز پر آئے گا، ان کے پروفٹس امپروو ہوں گے، اور جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ ول گو اپ ہائر. کتنا ہائر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو یہ لیولز ہیں مارکیٹ کے، اس میں مزید ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی گنجائش ہے، اور آنے والے دنوں میں جو نیو انویسٹرز ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے نمبرز بہت ہائی ہو چکے ہیں، تو کیونکہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو والیٹائل مارکیٹ کمپلیٹلی دکھائی دی ہے. اور جی، میرے خیال میں تو اسٹاک مارکیٹ ول گو اپ سبسٹینشلی فرام ہیئر. ایٹ لیسٹ آئی تھنک اگر آپ اگلے 18 مہینے کا ویو لیتی ہیں، so I think it will go up around 60 to 70% from here, and then even then after that it will continue to grow, کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کی گروتھ جو ہے وہ کمپنیز کی پروفیٹیبلٹی کی گروتھ کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے. پاکستان میں آن ایوریج پروفٹ ارننگ گروتھ جو ہے وہ اراؤنڈ 15 to 18% ہوتی ہے، تو کم از کم رائٹ. ایسی گروتھ تو لانگ ٹرم میں بھی رہنی چاہیے. اچھا علی، آپ نے انویسٹمنٹ کے حوالے سے سنا کہ ریکوڈک کے اندر ایک اچھی انویسٹمنٹ جو پروجیکٹ ہے اس کو پیکج منظور کیا گیا ہے، اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بھی بن رہی ہے، یو ایس بھی انٹرسٹ شو کر رہا ہے، وہاں سعودی عرب بھی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ ریکوڈک کے اندر انویسٹمنٹ آئے. تو $7.7 بلین کا جو پیکج ہے وہ اپروو ہو گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں ریکوڈک کے حوالے سے؟ پھر یہاں پہ انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے، ریلوے ٹریک بنایا جا رہا ہے 1350 کلومیٹر طویل. کتنا یہ ایک ہمارے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا؟ Massive. So Pakistan has one of the highest deposits of copper and gold in the world. یہ بات صرف پاکستانی گورنمنٹ نہیں کہہ رہی، یہ بات بیرک گولڈ کہہ رہی ہے، جو کہ یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے. انہوں نے اپنی آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں پورا اسیسمنٹ کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ریکوڈک مائن ہے this will be the fourth largest reserves in the world. تو واو. پوٹینشیل پاکستان میں ہمیشہ سے تھا، کیونکہ بلوچستان کے ایریا میں جغرافیکلی جو ہے وی ہیو اے لاٹ آف نیچرل ریسورسز، اور کے پی کے ایریا میں بھی ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ ان سارے ریسورسز کو نکالنے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ درکار تھی. اب خاص طور پہ پچھلے جو 2 سے 3 سالوں میں جو کام ہوا ہے اس ایریا میں، ہم نے لیگل ایشوز کو ریزالو کیا ہے، ہم نے انفراسٹرکچر رولز کو ریزالو کیا ہے، ریگولیشن کو ریزالو کیا ہے، اور انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیشن کی ہے. اس کی وجہ سے دیر از اے ہوپ کہ جو ہمارے انٹیپڈ پوٹینشیل ہے اس کو ہم انلاک کر سکیں گے. اگر تو یہ انلاک ہو جاتا ہے تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ more than $10 billion of copper production from Pakistan per year. So this could be a game changer. But it requires more investment. اچھا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جہاں ہم گولڈ کی بات کر رہے ہیں وہاں ہم کاپر کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے، بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے، اور ایک ڈیمانڈ بھی پوری گلوبلی ہم ہے جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یورو بانڈ کا اگر ذکر کریں، تقریباً $50 کروڑ کے یورو بانڈ کی بر وقت ادائیگی کے حوالے سے بھی انتظامات مکمل ہو گئے ہیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یورو بانڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، یورو بانڈ میں تو پاکستانی بانڈز آر ناؤ ٹریڈنگ ایٹ پریمیم، کیونکہ جو آج سے 3 سال پہلے جو رسک ہوتا تھا کہ مارکیٹ پاکستان مائی ڈیفالٹ، ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، وہ سارے تو وی آر پاسٹ دیٹ ٹائم. اب تو ہمارے ریزروز بھی کافی کمفرٹیبل ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سچویشن از اوکے. مگر خاص طور پہ جو سعودی سے کمٹمنٹ ہے اب ہوئی ہے، اور جو ایکسپیکٹیشنز ہے کہ انویسٹمنٹس آئے گی، تو آئی ڈونٹ تھنک اینی انویسٹر از کنسرنڈ اباؤٹ liquidity for repaying of their loans. In fact, I think کہ گورنمنٹ اس اپرچونٹی کو یوز کرے گی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور بانڈ سے پیسہ ریز کرے گی. مگر اٹ گوز بیک ٹو دا سیم پوائنٹ وچ وی ور میکنگ ارلیئر، کہ جیسا مائننگ سیکٹر میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ اف وی کین ریز انویسٹمنٹ فار دیٹ. اور آپ نے درست بولا کہ بارک بھی انویسٹ کر رہے ہیں، شاید سعودی بھی دوبارہ واپس آ جائیں، آئی ایف سی، سی ڈی بی، یہ بھی پاکستان کو انہوں نے اپروو کر دیا ہے کہ ان پروجیکٹس کے لیے دے ول پرووائڈ فائنانسنگ. تو ایک تو پوٹینشیل نکلے گا، دوسرا آپ نے بھی ذکر کیا کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا، یعنی ریلویز بنے گی، لوگوں کو جابز ملے گی، وہاں پر پروسیسنگ زون سیٹ اپ ہوں گے. سو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ماضی میں جو تھا وہ ایکسپورٹس کا تھا،
और डॉलर एक्सपोर्ट्स और का, सबसे ताकि ज़्यादा ये हमारे भी पास डॉलर इम्पैक्ट की होता है कोई कि वहाँ के जो नेटिव लोग होते हैं, जब उनकी खुशहाली आती है तो ऑटोमेटिकली आपके पास एम्प्लॉयमेंट और ये तमाम इशू सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जी बिल्कुल एब्सोल्युटली कि इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, इट्स अबाउट जॉब क्रिएशन, इट्स अबाउट गेटिंग डॉलर इनकम एंड पाकिस्तान ऑलवेज हैड हाई पोटेंशियल, इट वाज ऑलवेज अबाउट कि हम उस पोटेंशियल को क्या एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और इस वक्त things look most optimistic and this is why the stock market is increasing and I think this will continue to increase. अच्छा अली, अटक के हवाले से हमने न्यूज़ ब्रेक की थी कि यहाँ ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी हुई है। अब इस प्रोजेक्ट में से ऑटोमेटिकली हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है वो ऑपरेशनल हो गया है, यानी कि यहाँ से ये इसकी प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान के अंदर डिस्कवरी होना ऑयल एंड गैस के हवाले से, फिर दूसरा ये हमने OGDCL भी देखा, आज काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही थी। इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? कितना ज़्यादा एक अच्छा फील होता है, एक प्राउड मोमेंट्स होते हैं जब खासकर हमारे मुल्क में ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी हो, नंबर 1 है। नंबर 2 ये कि हमारी जो एक इंपोर्ट बिल है इसके ऊपर भी एक हम कह सकते हैं इम्पैक्ट कम होगा। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रही है आप कि पाकिस्तान एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, हमें अपनी एनर्जी नीड्स के लिए ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, उसकी पेमेंट्स डॉलर में करनी पड़ती है। तो अगर हमारी इंटरनल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो एक तो हमारे इंपोर्ट बिल में प्रेशर जो है वो कम आएगा, हमारी डॉलर का जो आउटफ्लो है वो कम होगा और इसके साथ साथ पाकिस्तानी आवाम के लिए जो एनर्जी कॉस्ट है वो राइट। अच्छा, पाकिस्तानी आवाम के लिए जो एनर्जी कॉस्ट है वो कम होगी। तो ओवरऑल इट्स वेरी पॉजिटिव। अरे इसके अलावा ये भी बताइएगा कि क्या आपको हम मेरी देख आवाज रहे आ हैं रही है? फ्लड के हवाले से भी चीज़ें जो है वो अगर हम ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट इसका हिसाब लगाएं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी रिपोर्ट है कि जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि कितना ज़्यादा डैमेज होगा, फ्लड इतना ज़्यादा डैमेज करेगा, तो वो अब इतना हुआ नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम तकरीबन देख रहे हैं कि कॉटन की प्रोडक्शन या कॉटन की क्रॉप में तकरीबन 40% इजाफा देखा गया है। ये एक अच्छा चेंज है और ख़ासकर जो कि ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा हम फ्लड भी देख रहे थे और एक इससे एक अजम्पशन भी हो रही थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कितना इकोनॉमी पर डेंट होगा। तो इसके बताइएगा। ऑयल की डिस्कवरी होना इस चीज को भी अच्छी वो सिग्नल है कि हम ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। माइनिंग की जैसा पहले पहले हमने माइनिंग की एक्सप्लोरेशन की बात की, इसी तरीके से पाकिस्तान में ऑयल के रिजर्व्स का भी पोटेंशियल है, मगर इन सारे रिजर्व्स को अनलॉक करने के लिए आपको ड्रिलिंग करनी पड़ती है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। पाकिस्तान में माजी में एक पीरियड आया जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम अपने ही पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर सकें। तो ये जो ऑयल की डिस्कवरी है ये माइनिंग की डिस्कवरी के पैरेलल ही चल रही है। इसका मेन वजह ये है कि पाकिस्तान अब इन्वेस्ट करके अपने रिसोर्सेज को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और वो एक्टिविटीज कर रहा है। मारी पेट्रोलियम ने काफी डिस्कवरीज की है, OGDC ने की है, PPL ने की है। तो दिस शोज दैट हम काम कर रहे हैं, हम एफर्ट्स कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अल्लाह हमें उन काम बिल्कुल का सही फरमाया अली, रिजल्ट हम एफर्ट्स कर रहे हैं और इसके फ्रूट्स भी हमें मिल रहे हैं और आने वाले दिन मिलेंगे। वेल, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज हम फ्लड के हवाले से भी बात कर चुके हैं, खासकर इकोनॉमी के नंबर्स के हवाले से बात करें तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ये तमाम चीज़ें इसलिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का बढ़ना इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है पाकिस्तान की मार्केट पे, इसकी परफॉर्मेंस पे। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।